हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम माह के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने चैप्टर में यूनिट डायमेंशन खत्म कर दिया, 1D मोशन खत्म कर दिया, 2D मोशन खत्म कर दिया। आज हम लोग चलेंगे न्यूटन्स लॉ पे, जो आपका बोल रखा है लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मोशन अगला चैप्टर। तो हम लोग बच्चे आ गए लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में। इसमें भी हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू, खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी फॉर्मूला रहेंगे सब फॉर्मूला कराएंगे। आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं लेना है, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि उसमें आपको पक्का रिप्लाई मिले, ठीक है। अब मैं रिप्लाई आपको दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो गया वो भी आप बता सकते हो, मैं सब कुछ डाउट सॉल्व करूंगा। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लीड टू। पहले आपको बात करता था कि जो न्यूटन है इन्होंने अपना क्या लॉ दिया था। मैं कुछ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले सुनिए थोड़ा सा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देखिए बच्चे, कभी मैं इंट्रो में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक एक मिनट बच्चों का कीमती होता है। एग्जाम आने वाला है, करीब है, तो मैं जानबूझ के एक भी मिनट से ज़्यादा इंट्रो में नहीं लेता हूँ। 1 मिनट से कम ही मैं इंट्रो में लेता हूँ, 30 सेकंड 40 सेकंड। बच्चों का 1% टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखिए बच्चे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया। लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया आपको मैंने बताया था, इनर्सिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने मोशन में या उसके पोजीशन में होने वाले चेंज का वो अपोज करता है। ठीक, अपने मोशन में कोई अपोज कर, कोई भी उसके मोशन में आप चेंज करोगे तो वो अपोज करेगा। लाइक अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलना चाह रहा है तो वो चलता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहेगा। इसकी वो टेंडेंसी है, वो उस चीज को बनाए रखा रहेगा। अगर रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, उसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चलना ही चाहेगा, कभी रुकेगा नहीं, वो अपने उसी मोशन के स्टेट को बनाए रखना चाहेगा, उसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। अच्छा, कभी कोई क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे या ट्रैक पे मुड़ता है तो वहां पे काम करता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया होता है। तो आप फील करोगे इसको, मैं बताऊंगा आगे इनर्शिया ऑफ मोशन कहाँ कहाँ मिलेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लाइफ से रिलेटेड इतने एग्जाम्पल्स इसके हैं कि आप लोग हाँ डेफिनेटली से रिलेट कर जाओगे कि हाँ ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके ठीक, तो पहला न्यूटन का लॉ यही था। फर्स्ट लॉ उन्होंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है तो ये अपने मोशन को कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रखेगा। जब तक कि इसके ऊपर कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, उस कंडीशन में वो बॉडी कंटिन्यूसली अपने उसी स्टेट में मूव करती चली जाएगी इनफाइनाइट टाइम के लिए। इसके लिए कैसे प्रूफ हुआ था, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आप देखोगे एनसीईआरटी बुक निकाल के, तो उन्होंने क्या किया था कि इस तरह का उन्होंने स्लैंट हाइट लिया था, फिर धीरे धीरे हाइट कम करते जा रहे थे और कम करते जा रहे थे और कम करते जा रहे थे। आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ सकते हो। यहाँ से एक बॉल गिरा रहे थे और बॉल, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस था, तो ये बॉल क्या ना चल रहा था और नीचे आके रुक जा रहा था। ये बॉल चल रहा था फिर नीचे आके रुक जा रहा था। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया था बच्चे कि ये बॉल जो है ना वो कंटिन्यूसली अपने स्पीड को बनाए रखा था लास्ट स्टेज में। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। हालांकि हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन पर्पज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट की हमें नीड नहीं। बस इतना जानना जरूरी है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, बॉडी का जो मोशन होगा वो सेम बना रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम बाद t देखा गया इसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है।
तो बच्चे अगर मैं यहाँ कहता हूँ इसका मोमेंटम बताओ, तो पी आई इनिशियल मोमेंटम इसका क्या बताओगे, मास इनटू वेलोसिटी mu, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, पी एफ क्या हो जाएगा बच्चे, मास इनटू वेलोसिटी एम बी। इन्होंने बोला कि ये जो मोमेंटम में चेंज आया आखिर में कैसे आया होगा चेंज, ये यू से भी कैसे हो गया, किसी का वेलोसिटी कैसे बदल गया। ऑब्वियसली न्यूटन जो फर्स्ट लॉ बोल रखे हैं कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसकी वेलोसिटी सेम बनी रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी यू से भी कैसे हो गई। तो बच्चे इसके ऊपर कोई न कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। हमने तो पहला सिनेरियो देख लिया जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, अब ये सिनेरियो देख रहा है जब एक्सटर्नल फोर्स काम करे। तो जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल जो फोर्स होता है एफ एक्सटर्नल काम करता है, उस कंडीशन में जो बॉडी होती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम में आप चेंज देख सकते हैं, एम यू से क्या हो गया, एम बी हो गया। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है ना, इसका जो रेट होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट अगर कोई वर्ड बोलता है बच्चे, इसका मतलब होता है आपको टाइम से डिवाइड कर देना, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम से डिवाइड करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट। जितने भी एक्सटर्नल एजेंट होंगे जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, वो फोर्स क्या करेंगे, मोमेंटम में चेंज कर देंगे इनके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्सटर्नल, यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। कहीं कहीं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखे। डिफरेंशियल फॉर्म कब लिखते हैं बच्चे, जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है। बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, डीपी अपॉन में dt, ठीक है। तो ये हमारा बन गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से भी कभी एग्जामिनर दे देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल जो है वो इज इक्वल टू डी ऑफ पी। पी क्या है आपका, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम बी अपॉन में डी टी। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बदल सकता है, नहीं, मास कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर लाओ। तो बचा आपका डी भी अपॉन में डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा m, और डी भी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक चीज ये भी बन गया, फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले को मैंने एक्सटेंड करके बनाया है, एफ इक्वल्स टू क्या है, डीपी अपॉन डी टी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो हो गया। या फिर आप इसी को इस तरह भी बोल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, मास, ठीक है। तो अब बता सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी में मोमेंटम में हम चेंज लेके आते हैं तो वहां पे क्या आता है, एक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स आता है, वही लेके आता है चेंज। और वो फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन करके भी लिख सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एज यूजुअल आप जानते होंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, न्यूटन थर्ड लॉ। बच्चे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास वो भी m है। ये अगर इस पे फोर्स लगाता है F, तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा फोर्स F। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इस लॉ को बोला जाता है बच्चे एक्शन रिएक्शन। इसने एक्शन किया तो उसने भी रिएक्शन किया। मतलब कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा वाला भी जो ऑब्जेक्ट होता है पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। जितना आपने एक्ट किया है उतना आपको रिएक्ट फील करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एफ एक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कंजर्व क्या होता है, देखो अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, देखो इस पूरे सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम में मेरे जो एक्शन और रिएक्शन है वो आपस में इक्वल होते हैं। जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायरेक्शन निगेटिव का होता है। निगेटिव क्यों कर दिया, क्योंकि इसने आगे फोर्स लगाया था, इसने पीछे लगाया, इसलिए निगेटिव लगा दिया। तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अगर मैं इसको एक इंटरनल सिस्टम मानूं तो किसी भी इंटरनल सिस्टम के अंदर लगने वाले सब फोर्स क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस सिस्टम में कंजर्व क्या रहेगा, इस सिस्टम में रहता है कंजर्व रहता है इसका मोमेंटम। कंजर्व क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कंजर्व होती है? तो लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है वो कंजर्व होती है। ठीक, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, हो गया। इसका भी आपने लिख लिए होंगे कॉपी में। नोट्स बनाते चले, साथ साथ देखो बच्चे, जो नोट्स बनाएगा ना वही सक्सेस होगा। नोट्स ना बनाने वाले इंसान ही पीछे रहते हैं हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ। कह रहे हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें कौन सी चीज कंजर्व होती है? न्यूटन के थर्ड लॉ में कौन सी चीज कंजर्व होती है? तो अब बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कंजर्व होती है उसका लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगल की तो बात ही नहीं आती इसमें, एनर्जी नहीं, मास नहीं, मोमेंटम। वो भी कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। कारण क्या है इसका? कॉस क्या है? व्हाट इज द कॉस? तो कॉस बता देना बच्चे कि ये किसी भी आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसके अंदर काम करने वाले सभी इंटरनल फोर्स क्या होते हैं? इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हो ही गया, आपने इसका लिख लिया होगा कॉपी में, इसको भी लिख लिया होगा। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पालन करता है या मापन करता है, सॉरी। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हम लोग क्या मापन करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग क्या मापन करते हैं? हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का मापन करते हैं, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मापन करते हैं बच्चे? हम लोग फोर्स का मापन करते हैं। मेजरमेंट किसका होता है? फोर्स का होता है। बी इज योर राइट आंसर। फोर्स का मेजरमेंट किया जाता है। मोमेंटम का तो चेंज होता है, ये सब नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। न्यूटन की फर्स्ट लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया, क्या कहीं एनर्जी वर्ड काम में आया था? क्या कहीं मैंने वर्क यूज में लिया था? क्या मैंने इनर्सिया यूज में लिया था? हाँ बच्चे, लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोला था मैंने कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। जड़त्व आगुण, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया नहीं। देखिए इनर्सिया अलग चीज है और मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अलग चीज। मैं आपको बताता हूं, जो इनर्सिया होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास के, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पोजीशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। भारी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके पास अपोज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा तो अपोज करने की प्रॉपर्टी कम होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ट्रेन चल रहा है, ठीक है, और ट्रेन चल रहा है खूब स्पीड के साथ, मैंने अचानक से ब्रेक लगाया, तो सडन ब्रेक लगाने में बच्चे ट्रेन रुकेगा नहीं। इसलिए आप देखे होंगे कि कभी भी ट्रेन को रोकना होता है ना तो बहुत पीछे से उसका स्पीड स्लो धीरे धीरे करते हुए आते हैं, कभी स्टेशन पे आते फटाक से नहीं ब्रेक लगाते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं स्टेशन में ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन के अंदर इनर्सिया है, वो ट्रेन बहुत भारी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मास है, ज्यादा मास होने में ज्यादा इनर्सिया है। अब ज्यादा इनर्सिया इसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा कि वो अभी भी वो मोशन की स्टेट में रहना चाहेगा, तो वो खिसकता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक साइकिल ले लो, साइकिल का ब्रेक मारो 2 कदम बाजू रुक जाएगा, हालांकि थोड़ा तो देर जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली ट्रेन साइकिल थोड़ी कम दूरी तय करेगी, ट्रेन ज्यादा ही लंबा चला जाएगा। तो इनर्सिया हो गया। अच्छा, एक होता है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। क्या होता है बच्चे? मूवमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
देखिए होता क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्सी जब बढ़ गई, मूवमेंट ऐसा आता है ना तो आपका रोटेशनल मोशन से लिंक करता है। हालांकि रोटेशनल मोशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है ये, और यहां से रोटेशनल एक्सिस से r दूरी पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m है, इसका मास m है। मतलब किसी भी रोटेशनल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जिसको हम लोग सेंटर मान के चारों तरफ घूम सकते हैं। जैसे बीच में हमारा सन होता है, उसके अराउंड अर्थ घूमती है। बीच में क्या होता है, ऐसे सन होता है, उसके अराउंड हमारी अर्थ घूमती है। तो मान लेते हैं हमारे रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे कमेंट में बताओगे रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट के पास जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होती है बच्चे, उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सर्कुलर मोशन करते हुए उस टाइम इसके अंदर जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां तो इनर्शिया हम सिर्फ मास से मेजर कर लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, मास भी है और रेडियस भी है। इसलिए हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IM, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू ये जो रेडियस होता है बच्चे, रेडियस का स्क्वायर, mr²। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बता दो, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा kg और मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल में तैरना संभव होने का कारण है, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। आप जानते हैं जब पानी में स्विमिंग करने जाते हैं तो पहले तो पानी में कूदे, लो पानी बनाने कुछ, ये पानी है, कोई कूदा तो मान लिया बच्चे आपने ही कूदा, ये आंखें तो मर रहा है इस पे, स्विमिंग क्या करेगा। ठीक है, कूदा बंदा स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग करते हुए क्या करते हैं हम लोग, अपने हाथ को पीछे मारते हैं। तो हाथ को हमने क्या किया, पीछे मारा, पीछे मारा, हमने पीछे एक्शन किया, तो हमें आगे की तरफ क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिएक्शन। हाथ से कर रहे हैं पीछे एक्शन, आगे मिला रिएक्शन। ये कहाँ है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, पेयर पेयर बन रहा ना, एक्शन इधर और हाथ से, तो रिएक्शन आपको आगे मिलेगा। तभी तो तुम आगे तैरते तैरते जाओगे, तुम पीछे पीछे क्या देते जाओगे, एक्शन, तुम्हें आगे की तरफ मिलता जाएगा रिएक्शन, पीछे दोगे एक्शन, आगे मिलेगा रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, नहीं बच्चे, वो तो इनर्शिया होती है। न्यूटन का सेकंड लॉ मोमेंटम फोर्स के बारे में बताता है। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, बीच की दूरी r है, बीच की दूरी r है, उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है Gm1 m2 बटे मार स्क्वायर। ये होता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखिए इसमें क्या है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं और वही कंसेप्चुअल हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, सो बच्चे आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि इसको नेगलेक्ट मत करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। वही लोग कर पाते हैं जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन। एक्शन रिएक्शन एक ही वस्तु पे काम करता है, अलग अलग बॉडी पे काम करता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे काम करता है, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे देखो, तुमने एक्शन किया पानी पे तो रिएक्शन हुआ तुम पे, तो बॉडी अलग अलग हुआ कि सेम हुआ। तुमने एक्शन कहाँ किया, पानी पे, तैरने वाला क्वेश्चन भी कराया था ना, तुमने एक्शन कहाँ कर रहा है, पानी पे कर रहे हो, फिर पानी तुम्हें क्या दे रही है बदले में, रिएक्शन दे रही है। तो दो अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पे ये कार्य करता है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आंसर नंबर बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर काम करता है। एक क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बस सडनली टेकन अ टर्न, कोई बस है सडनली टर्न लिया है, द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड, जो पैसेंजर है वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ फेंका जाते हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, गति का त्वरण नहीं, स्पीड ऑफ मोशन नहीं, बोथ बी एंड सी गलत।
बच्चे इसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ मोशन, जो बस है वो सडनली जब टर्न लेता है तो लोग अंदर की तरफ फेंका जाते हैं कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फेंकाते हैं। तो जब बाहर की तरफ फेंकाते हैं तो वहां काम करता है इनर्सिया ऑफ मोशन। आगे बढ़े, न्यूटन का कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। कह रहा है कि विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन P, हमको कोई इक्वेशन दे दिया P इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। हमको कोई इक्वेशन दिया P इज इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर, वेयर ए बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ए और बी क्या कांस्टेंट, ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज, बच्चे ये आपको मोमेंटम का कोई इक्वेशन दिया है, बोला है ए और एक बी एक पॉजिटिव नियतांक है, वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है। तो जो बल होगा ना बच्चे, फोर्स जो होता है वो होता है dp अपॉन में dt। इसका मतलब कि आपको p का डिफरेंशिएशन टाइम के रिलेशन में कर देना है। तो आप लिखिए d ऑफ a प्लस का bt स्क्वायर अपॉन में dt। फिर क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो d ऑफ a अपॉन में dt प्लस d ऑफ bt स्क्वायर अपॉन में dt। अब जरा एक बात बताओ, a तो एक कांस्टेंट है, क्या a टाइम के साथ चेंज होगा? नहीं, a का टाइम के साथ चेंज होने का कोई यहां संबंध नहीं है, इसलिए इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। प्लस b देखिए कांस्टेंट है माना, लेकिन वो टाइम का फंक्शन, टाइम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आप प्योर कांस्टेंट नहीं मान सकते, तब वो क्या, वो टाइम का फंक्शन वाला कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन में आएगा। इसलिए b को बाहर लाओ, तो जब b को हमने बाहर लाया तो डिफरेंशिएशन आप करोगे टी स्क्वायर अपॉन में डी टी, 0 प्लस बी। अब देखिए जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आता है, तो पावर बाहर आ गया और एक पावर कम हो जाता है, टी में से एक पावर कम कर दो, तो हमारा जो फोर्स हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, हो गया 2bt, हमारा फोर्स आ गया 2bt। तो हमारा वस्तु पे जो लगने वाला जो परिणामी बल है, वस्तु पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, वो इन दोनों को कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, नंबर भी कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लो, टाइम टी क्या आ गया। मींस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो कह रहा है प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, एक कांस्टेंट तो गलत है। प्रोपोर्शनल टू टी बाई टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देखिए ना, यहाँ टी की पावर कितना है, 1 है, और यहाँ टी की पावर 1 है, इसलिए आपका आंसर नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, इतना टाइम काफी है। कह रहा है ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल ड्यू टू, तोप है, तोप से गोला दाग रहे हैं तो प्रतिक्षेप होता है। मतलब जब आप लोग क्या करते हो, किसी बंदूक से या तोप से क्या करते हो, फायरिंग करते हो, तो बच्चे देखा होगा आपने, फायरिंग करते टाइम क्या होता है, जैसे बुलेट आगे निकलती है ना, इंसान पीछे की तरफ ढकला जाता है। मीन्स आपका बुलेट आगे निकला एक झटके से, उतना ही पीछे की तरफ झटका तुम्हारे ऊपर लगा, एक्शन किया बुलेट ने, रिएक्शन मिला तुम्हें, तो ये कौन सा है, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? नहीं बच्चे, पहली बात तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन। क्या वो उत्पन्न गैसों के पीछे की ओर धक्का, अरे ये सब क्या फालतू बात करो। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ न्यूटन का तृतीय नियम तो यही कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए मैन इज स्टैंडिंग एट अ स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 16 kg वेट, 16 kg वेट लिखा है, ये थोड़ा सा वो टाइपिंग एरर है, 16 kg वेट लिखा है, kg वेट। इफ मैन जंप्स आउटसाइड प्लेटफॉर्म द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या होगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस चीज को। रीडिंग बैलेंस आपने देखा होगा, बेसिकली वो कांटा जो उस पर आप लोग तौलने जाते हो, इसके ऊपर कोई सामान चावल गेहूँ रखोगे तो यहाँ आपको रीडिंग बताएगा 10 किलो है कि 20 किलो कितना है। तो कह रहा है इस पे कोई एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है इसके ऊपर,
और उस आदमी का जो वेट है बच्चे वह 16 kg वेट है, 60 किलो का आदमी है, 16 kg वेट है उसका। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, मैंने खड़ा कर दिया, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक मतलब इसका रीडिंग यदि जितना है मैंने लिख दिया, यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर कूदता है तो तुला का पाठ्यांक मतलब कि इसका रीडिंग क्या होगा। जब इंसान यहां से बाहर की तरफ कूदता है तो आप ही देखिए, जब आप कभी जंप लगाते हो बच्चे, तो जंप लगाने के टाइम में क्या होता है, पहले तो खूब वेट लगाओगे, खूब एक्शन करोगे, तभी तो आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगा, तभी तो आप बाहर की तरफ जाओगे। तो पहले खुद वेट दोगे, तो वेट दोगे तो सडन से इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, रीडिंग जो होगा ना बढ़ने लगेगा, रीडिंग सडनली इंक्रीज करेगा, ठीक। और एक टाइम आएगा तुम बाहर की तरफ चले जाओगे तो तुम्हारी कोई इसमें वेट ही नहीं होगी, फिर वो रीडिंग डिक्रीज करने लगेगा और इतना करेगा डिक्रीज कि लास्ट में 0 हो जाएगा। मीन्स कि पहले इसका रीडिंग बढ़ेगा। क्यों रीडिंग बढ़ेगा? क्योंकि जब आप कूदोगे ना तो कूदने से पहले आप क्या करते हो, एक एक्शन करते हो, तो बदले में आपको रिएक्शन मिलता है। तो यहाँ पे पहले रीडिंग बढ़ेगी, फिर बाद में घट के 0 हो जाएगी। तो क्या डिक्रीज, पहले डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं, रिमेन नहीं, फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा और ऐसे डिक्रीज करेगा कि लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ए बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड कंटेन इन अ बीकर इफ द होल सिस्टम एज सोन इन फिगर तो मना नहीं, मैं बना देता हूं, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन अ थ्रस्ट ऑन बॉडी ड्यू टू लिक्विड इज, बीकर में भरे द्रव एक पिंड तैर रहा है। मतलब मान लो एक बीकर है, हमारे पास कोई एक बीकर है, इसमें मैंने कोई द्रव यानी पानी भर दिया है और इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसमें तैर रहा है, ये फिगर है। तो ए बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड कंटेन अ बीकर इफ होल सिस्टम एज सोन इन फिगर फॉल अंडर फ्रीली ग्रेविटी। एक बात है बोला है कि फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कभी ऐसा आता है फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है बच्चे अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब होता है कि जो जी का वैल्यू होगा, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो 0 आपने लेना है। इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव, इट्स नॉट जी, इट्स जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ। तो अब थ्रस्ट फोर्स किस पे कितना लगेगा बताना। अब थ्रस्ट फोर्स किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ जो उसको तैराता है। तो ये अब थ्रस्ट फोर्स कितना होगा बताना है। तो अब थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वी रो जी, वी फॉर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ने, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे है जी इफेक्टिव। जब कभी फ्री फॉल होता है, क्या होता है फ्री फॉल, तो जिस एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे गिरेगा उतना ही एक्सेलरेशन उसको ऊपर की तरफ मिलेगा। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे, 10 ऊपर, कैंसल आउट, इसलिए इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। जब इफेक्टिव 0 हो गई तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 तो मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा। ये पढ़ोगे आप बच्चे लिक्विड वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, हाँ, इसके लिए आप परेशान नहीं होना। आगे बढ़ूं तो बोला है इसमें ऑप्शन जी 0, यानी आंसर नंबर ए सही है। ये बोला इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस, नहीं, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आगे चल के मैं आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा कि जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबती है तो वस्तु के द्वारा हटाया हुआ द्रव का भार उसके वेट के बराबर होता है। ये सब नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू इट्स वेट। इंग्लिश हिंदी दोनों आता है, बोलते हैं हिंदी इंग्लिश चीनी बाय बाय। नेक्स्ट है ऑन ए स्टेशनरी सेल बोट, कोई सेल बोट है, सेल बोट होता है, क्या होता है सेल बोट, ऐसी बोट होती हैं, देखो सेल बोट, उस पर ऐसे इस तरह ना कपड़ा लगा हुआ आता है, इसमें से फैन लगा हुआ है, इस तरह ये फैन लगा हुआ सेल बोट में ही होता है। तो वही पानी में तैर रहा होता है, पानी में तैर रहा होता है, उस पर से कपड़ा लगा होता है, उसमें फिर एयर ब्लो करने वाला सिस्टम लगा हुआ होता है। कह रहा ऑन ए स्टेशनरी सेल बोट, कोई स्टेशनरी मतलब रुका हुआ सेल बोट है, एयर इज ब्लोन एट सेल, मतलब कि ये जो हवा है ना इस कपड़े पे ब्लो यानी फ्लो कराया जा रहा है। अटैच टू द बोट, द बोट विल, बोट कैसी होगी। अब तुम बताओ, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ये हवा क्या हुआ, इसके ऊपर पड़ा, एक्शन किया तो फिर अब रिएक्शन मिलेगा और बोट आगे बढ़ेगा। अरे नहीं बच्चे, देखो ये क्या है ना, ये जो हमारा फैन है,
और जो हमारा ये जो कपड़ा है, ये दोनों ही क्या है, इसी बोट से कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, इंटरनल फोर्स जनरेट करेगा, इंटरनल फोर्स जनरेट करेगा, ये इसके ऊपर एक्शन करेगा, तो सेम ही क्वांटिटी में इस पर रिएक्शन मिलेगा। तो इन दोनों, मान लो इसने हवा की वजह से फोर्स लगाया F, तो ये भी एक्शन के बाद रिएक्शन क्रिएट करेगा, तो भी फोर्स लगाएगा F। तो ये एफ एफ मिलके कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, मीन्स इस पूरे सिस्टम में लगने वाला जो नेट फोर्स होता है ना बच्चे, वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि ये जो हवा का जो सोर्स है और जो ये कपड़ा है वो दोनों सेम ही बोट पे लगे हैं। अच्छा, इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कोई लड़की है, वो अपने चोटी को पकड़े और उठाए अपने आप को, क्या वो उठ जाएगी? एक्सपेरिमेंट करके देखना, नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि वो जो उठा रही है, जो फोर्स लगा रही है, वो भी उसी बॉडी की लड़की है, मतलब जो हाथ है उसी बॉडी का है, और जो बाल है वो भी उसी बॉडी का है। जब सेम बॉडी का सब होता है तो बच्चे एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। दैट इज वाई ये कैसा रहेगा? क्या स्पिन चारों ओर घूमने लगेगी? नहीं, फेंकी गई हवा की दिशा में विपरीत दिशा में गति करेगी? गति ही नहीं करेगी। तो ये वाला आंसर, रिमेन स्टेशनरी, ये बोट रुका हुआ रहेगा। ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्या रहा है? ए मैन इज स्टैंडिंग एट अ सेंटर ऑफ फ्रिक्शनलेस पॉन्ड ऑफ आइस। अच्छा, एक फ्रिक्शनलेस हमारे पास कोई पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, फ्रिक्शनलेस है, और इसके अंदर कोई बर्फ रखा हुआ है, इसमें वो एक बर्फ का टुकड़ा है, फ्रिक्शनलेस है, मीन्स इसको ये फिसल सकता है, फ्रिक्शनलेस है, ये आइस, फ्रिक्शनलेस आइस है। हाउ कैन ही गेट हिमसेल्फ टू शोर? एक व्यक्ति घर्षण रहित बर्फ के तालाब के केंद्र पर खड़ा, बीच में खड़ा है, बीच में मैं इसको खड़ा कर देता हूं, ये रहा खड़ा है। वह किनारे पर कैसे पहुंचेगा? मतलब उसे यहां पहुंचना है, वो किनारे पे कैसे पहुंचेगा? तो पहला बोल रहा है कि अपनी कमीज को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका, मतलब बाई थ्रोइंग हिज शर्ट इन वर्टिकली अपवर्ड। अगर अपने शर्ट को ऊपर फेंक देगा तो उससे क्या होगा? एक्शन किया, रिएक्शन नीचे मिल जाएगा, धंस जाएगा नीचे, और उसे तो आगे पहुंचना है। गलत। बाई स्पीटिंग हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज दिशा में थूक, हाँ हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे करके थूकेगा तो एक्शन किया बाहर की तरफ, अब उसे रिएक्शन मिलेगा। तो जब इसने एक्शन थूक के किया तो बदले में इसको रिएक्शन मिलेगा। तो किनारा चाहे ये लो चाहे किनारा ये लो, तो ये इधर थूकता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, थूकता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, थूकता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली थूक के बढ़ सकता है। ही विल वेट फॉर आइस मेल्टिंग, अरे वो बर्फ के पिघलने का इंतजार करेगा, बर्फ के पिघलने का इंतजार करेगा, डूब जाएगा वो, ठीक है, ये भी गलत है। बर्फ पिघलेगा फिर तैरेगा पहुंचेगा, ये कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट एक्शन रिएक्शन का है, FAFR का है। अनेबल टू गेट द शोर, मतलब किनारे पहुंचने में असमर्थ है, नहीं, गलत। जब से न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, जब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन उसे पता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि वो असमर्थ है, ये वर्ड ही नहीं आएगा, कट जाएगा, समर्थ हमेशा होगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। कभी कभी फुल फॉर्म में आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हेन वी जंप आउट ऑफ बोट स्टैंडिंग इन वाटर मूव्स। नौका विहार में जाओ, चाहे गोरखनाथ मंदिर में जाओ, बोटिंग करो, अच्छे से इसको फील कर सकते हैं। नौका विहार में, गोरखपुर में नौका विहार है, वहाँ बोटिंग करने जाओ, मैं भी गया था एक बार। तो कैसे जब आप बोटिंग करने जाओगे ना, तो ऐसे नाव पे पैर रखोगे तो ऐसा लगेगा ना कि नाव आपको पीछे की तरफ ढकेल देगी। मीन्स आपने नाव पे पैर रखा आगे, आपने आगे की तरफ एक्शन दिया तो नाव ने पीछे रिएक्शन दिया। उसी पे क्वेश्चन है। जल में खड़ी एक नाव, जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है, अच्छा किनारे पर कूदता है मीन्स कि आपने क्या किया, पूरा घूम के आ गए, आपकी नाव खड़ी है, आपने घूम के आ गए। नाव, ये देखो, ये हमारी नाव है, पानी में है, ये आपका किनारा है, ये आप हैं, ठीक है, पूरा भ्रमण करके आ गए, आप किनारे पहुंच गए हो। तो जब यहां से तुम जंप करोगे, जब जंप करोगे तो जंप करते टाइम तुमने आगे की तरफ किया एक्शन, तो पानी नाव को देगी रिएक्शन। इस रिएक्शन के चक्कर में नाव पीछे की तरफ चलेगी। सामने यहां देखिए साफ साफ बात लिखा है, जल में खड़ी एक नाव में जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है, किनारे पर कूदेगा मतलब आगे की तरफ एक्शन किया तो पीछे रिएक्शन मिला, तो आगे चलती है नाव, गलत, पीछे चलती है। अन्य दिशा, अरे अन्य दिशा में विस्थापित नहीं हुए, सब फालतू आंसर है।
ए स्टूडेंट अटेम्प्ट टू पुल हिमसेल्फ, अरे क्वेश्चन आ गया वो वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये तो क्वेश्चन आ रखा है, सही है। ए स्टूडेंट अटेम्प्ट टू पुल हिमसेल्फ अप बाय टगिंग ऑन हिज हेयर, हाँ हेयर, ही विल नॉट सक्सीड। एक छात्र स्वयं को अपने बाल ऊपर की ओर खींचकर उठाने का प्रयास करता है, वह सफल नहीं होता, क्योंकि जो बाल है वो उसी सिस्टम का पार्ट है, तो वो जो एक्शन करेगा बदले में जो रिएक्शन मिलेगा ना, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो कह रहा है एज द फोर्स एक्सर्टेड इज स्मॉल, नहीं फोर्स स्मॉल नहीं है, फोर्स तो अच्छा खासा लगता है, बाल उखड़ जाए इतना फोर्स लगता है। द फ्रिक्शनल फोर्स विल ग्रिपिंग इज, बाल पकड़ने में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अल्प होता है, ये भी गलत है। अरे टीचर लोग बाल पकड़ के तो मारते थे, ग्रिप इतना अच्छा बनता था, बात कर रहे हो। न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट एप्लीकेबल टू लिविंग बीइंग, न्यूटन का जड़त्व नियम जीवित वस्तु पर नहीं लगता। अरे वाह, गलत, ये भी गलत है, क्यों नहीं लगेगा, न्यूटन का नियम यूनिवर्सल सब पे लगेगा। एज द फोर्स अप्लाइड इज इंटरनल टू द सिस्टम, हाँ निकाय के आंतरिक यानी किसी इंटरनल सिस्टम में ही, उसी सिस्टम पे आप फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। डी इज योर राइट आंसर। बाल भी और इंसान भी एक ही सिस्टम है। आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हेन अ हॉर्स पुल ए वैगन द फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इन द फोर्स, जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल घोड़े को आगे की तरफ बढ़ने में सहायक होता है। पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, हाँ हम लोग क्या करें, घोड़ा क्या करता है, पृथ्वी पे एक्शन करेगा, पृथ्वी उसको रिएक्शन देगी, वो आगे बढ़ेगा। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल है। कह रहा है कि द टेंशन इन ए स्प्रिंग, देखिए बच्चे इसमें फिगर बनता है, ये क्वेश्चन आया था एएमयू का क्वेश्चन है, आजमगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है और मणिपाल ट्रिपल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे फिगर बना हुआ था, शायद हमारे पीपीटी वाले भैया ने इसमें ड्रॉ नहीं किया है। देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक। ये है द टेंशन इन स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में तनाव होगा, मैक्सिमम लोग 0 लगा के आते हैं बच्चे, 0 गलत होगा, इस स्प्रिंग में तनाव 0 नहीं होगा। हाँ अगर इसमें टोटल फोर्स पूछा जाता तो 5 न्यूटन आगे लग रहा है, 5 पीछे लग रहा है, 0 हो जाता। 10/10, ये 10/10 क्या है, ये भी नहीं होगा बच्चे, ये शायद थोड़ा सा मिस्टिंग एरर है, इसको मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ। ओह हिंदी इंग्लिश मिक्स में है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, समझ रहे हैं। तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब जरा सोचें, अभी कोई स्प्रिंग है, मैंने इसको 5 न्यूटन से खींच दिया तो स्प्रिंग ऐसे खींच जाएगी, ठीक, खींच जाएगी 5 न्यूटन से। तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप, अगर इस स्प्रिंग को मैं स्टेबल कर दूं, कहीं नीचे स्टेबल रख दूं, तो जो टेंशन फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, टेंशन फोर्स 5 न्यूटन का। तो मुझे इस फोर्स से मतलब था 5 न्यूटन, सी आंसर। कह रहा है द टाइम इन विच अ फोर्स, हमको दे दिया है फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, चेंज द मोमेंटम, मोमेंटम अपने को जो चेंज हो रहा है डेल्टा P वो दे रखा है 0.4 kg मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, यानी उस कह रहा है कि ये फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का, मोमेंटम इतने का चेंज हो रहा है, तो बताओ टाइम बता दो। तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दो, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा डेल्टा P अपॉन में F, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम कितना 0.4 डिवाइड बाय फोर्स कितना 2, डेसिमल हटाओ नीचे 0 बढ़ा, 4 × 4 4 × 5 20, 0.2 हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। ए इज योर राइट आंसर। 18 क्वेश्चन क्या रहा है, एन स्मॉल बॉल ईच ऑफ मास m imping elasticity each second on a surface with velocity u, the force experienced by the surface will be, n छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है किसी सतह से प्रत्यास्था u वेग से टकराती है, सतह पर टकराने वाले बल का मान होगा। हमारे पास कोई एक सतह है, सरफेस बच्चे, मान लो एक बॉल है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी के साथ टक्कर मारती है, और ठीक इसी वेलोसिटी के साथ ये वापस लौट जाती है, ठीक यही वेलोसिटी के साथ ये बॉल ऊपर लौट जाती है। तो मैं बोलता हूँ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा,
तो चेंज इन मोमेंटम अगर याद करो तुम लोग, मैं सर्कुलर मोशन में करा रखा था 2mv होता है, यानी कि 2mu होता है, और यहाँ पे बॉल कितने हैं, छोटे छोटे n है, n टाइम्स हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हमारा हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। इसने बोल रखा है ईच सेकेंड, सेकेंड की बात रखी है, मतलब डेल्टा पी हमारा हो गया n2mu अपॉन में 1, यानी कि n2mu हो जाएगा आंसर, n2mnu, हाँ ये देखो बी योर राइट आंसर। चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है म्यू, सर्कुलर मोशन में याद रखना, नीचे की तरफ पी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी इनिशियल हो जाएगा नीचे की तरफ माइनस का म्यू, क्यों माइनस, क्योंकि निगेटिव का वाई एक्सिस है, ऊपर प्लस का है, प्लस का म्यू होगा। अब चेंज निकाल दो फाइनल माइनस इनिशियल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू विच ऑब्जेक्ट, किसी पिंड का जड़त्व गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु उसके परिवर्तन में विरोध करता है, अपनी गत्यावस्था में विरोध करती है, ठीक है। कह रहे अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये भी ठीक है। अनेबल टू चेंज, अनेबल अपनी गत्यावस्था परिवर्तन विरोध करती है, ये भी ठीक है। अनेबल टू चेंज गति की दिशा में विरोध की भी ठीक है। विरामावस्था तो बच्चे इस इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है। कह रहा है अनेबल टू चेंज बाई इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, फिर कह रहा है अनेबल क्यों, एबल है, सब अनेबल अनेबल कर रखा है इसमें। अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, सही बात है। अपनी गत्यावस्था मतलब चल रही परिवर्तन में विरोध करती है, ये भी सही बात है। गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, ये भी सही है। फिर क्या लिखा है, विरामावस्था तथा एक समान रेखी गति दोनों का विरोध करती है, मतलब अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म। बच्चे थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें सही चीज़ लिखा हुआ है। इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, लेकिन इसका जो आंसर मैं अपने तरफ से बता सकता हूँ। किसी पिंड का जड़त्व वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु अपने दिशा के में हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा, अपने रुकी हुई अवस्था का विरोध करेगा, मतलब स्टेट रुकने का विरोध करेगा, और चलने का भी विरोध करेगा, सब में विरोध करता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए पर्सन सिटिंग इन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल फॉल। कह रहा है एक व्यक्ति एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा है और वह अपने गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक देता है। गेंद गिरेगी, कार के अंदर ही गिरेगा भाई, क्योंकि जो एक्सेलरेशन कार का है वही एक्सेलरेशन बॉल का है। तो सेम चीजें होंगी, कनेक्टेड बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होता है। अगर मान लो उसको मैं यू वेलोसिटी देके आगे बढ़ाऊं तो सेम एक्सेलरेशन में तो होगा, और हमारी कार भी उसी एक्सेलरेशन है, तो कहाँ गिरेगा, इन द कार अहेड द पर्सन, कार में व्यक्ति की आगे, कार में व्यक्ति के बगल में, ठीक फेंकने वाले हाथ में, हाँ हाथ में ही आएगा, ठीक है, कार के बाहर नहीं गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप जुड़े रहे एग्जाम मार्क के ऑफिशियल चैनल के साथ, और आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा रिलेटेड टू योर सीनेट एम्स, सब जर्नी में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहें अच्छे से, बाय बाय।